हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सब्जेक्ट ME 301 के अंतर्गत, जिसका टाइटल है रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग के अंतर्गत यूनिट नंबर 3, जो कि हमारी एक नई यूनिट है और जो रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड है, प्रशीतकों से रिलेटेड है, उसका अध्ययन करेंगे। और आज हमारे अध्ययन में क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स शुरू करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3, प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट्स। तो जैसा कि आपको विदित है, रेफ्रिजरेंट हमारे प्रशीतन निकाय के अंदर थ्रू आउट सर्कुलेट होते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। और प्रशीतक ही वे पदार्थ हैं जो कंडेंसेशन के पश्चात, कंडेंसेशन के ड्यूरेशन में हीट को रिजेक्ट करके अपना फेस चेंज करते हैं। इसी तरह इवेपोरेशन या इवेपोरेटर में ये अगेन अपना फेस चेंज कर लेते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो पदार्थ है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शुरू में जो आपने देखा होगा कि एयर कंडीशनिंग की जब शुरुआत हुई थी तो हमने एयर को रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में लेना शुरू किया और उसके आधार पर अनेक एक्सपेरिमेंट किए। और उन एक्सपेरिमेंट में हमने पाया कि चूँकि एयर एक ही फेस में पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होती रहती है और वो ड्यूरिंग कंडेंसेशन और इवेपोरेशन अपना फेस चेंज नहीं करती है, तो इवेपोरेशन में जब हीट एब्जॉर्ब करती है एयर, तो उतनी क्वांटिटी में हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और हमें अधिक क्वांटिटी में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्राप्त नहीं होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि COP कम होती है। उसके पश्चात धीरे धीरे इन्वेशन होती गई और हम दूसरे जो नेचुरली अवेलेबल पदार्थ हैं उनको यूज़ करते हुए हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली हमने नेचुरल को छोड़ के आर्टिफिशियली पदार्थ को यूज़ करना शुरू किया। और उसमें जो हमारा प्रशीतक है वो आज के टाइम में आर्टिफिशियल मेड पदार्थ है, जो कि जब कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन करता है तो वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाता है और इवेपोरेटर में जब आता है तो लिक्विड से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर में चेंज हो जाता है। तो ये इसकी ख़ास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका प्रचलन काफ़ी अत्यधिक है और आज तक हम ये रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। प्रशीतन प्रणालियों में निम्न तापमान वाली निकाय से ऊष्मा को अवशोषित कर उसे उच्च तापमान वाली निकाय को देने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग ऊष्मा ले जाने वाले माध्यम के रूप में करते हैं उसे प्रशीतक कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का उपयोग हम क्या करते हैं, ऊष्मा को ले जाने के लिए। ऊष्मा ले दे के हमें कहीं ऊष्मा बढ़ानी होती है, कहीं घटानी होती है और उसके पश्चात हमें हीट का रिजेक्शन करना होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो जाके हमारा कंटिन्यूस साइकिल को प्रोसेस करते हुए हम किसी सिस्टम का तापमान कम करते हैं और ये सारा कार्य एक प्रशीतक द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, प्रशीतन प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाला वह पदार्थ है जो निम्न तापमान निकाय वस्तु से अवशोषित ऊष्मा अवशोषित करता है और उसे उच्च तापमान वाली निकाय को देता है। तो ये कहलाता प्रशीतक। सर्वप्रथम हमने प्राकृतिक बर्फ़ को काम में लिया तथा बर्फ़ एवं लवण के मिश्रण का उपयोग करके प्रशीतकों के रूप में कार्य के रूप में किया गया। इसके पश्चात ईथर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रशीतक के रूप में संपीड़न प्रशीतन मशीनों में उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान में कई नए प्रशीतकों जैसे हेलोकार्बन यौगिक, ये आजकल हम काम में लेते हैं, हेलोकार्बन यौगिक, हाइड्रोकार्बन यौगिक शामिल है, जिनका उपयोग प्रशीतन और वातावरण अनुकूलन के लिए होने लगा है। ये हमारा क्लासिफिकेशन है और जिसके अंतर्गत हम प्रशीतकों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे जो इनिशियल क्लासिफिकेशन है प्रशीतकों का, वो है, तो क्लासिफिकेशन इसमें देख सकते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं, हम 2 भागों में बांटते हैं प्रशीतक को। और वो जो है 2 पार्ट
वो इस प्रकार होता है। ये हमारा रेफ्रिजरेंट है। इसको हमने सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वे प्रशीतक हैं जो प्रशीतन प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। प्रशीतन प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं डायरेक्टली, यानी एक ही रेफ्रिजरेंट है जो सर्कुलेट होता रहता है और सीधे तौर पर वो भाग लेते हैं। ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रशीतक, जैसे अमोनिया, फ्रीऑन 12, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। द्वितीयक प्रशीतक वे कहलाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जिन्हें प्रशीतकों से ठंडा किया जाता है। यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है और इसके बाद इनका उपयोग शीतलन के लिए करते हैं। तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और इसमें सिर्फ जल और नमक का घोल, जिसे बोलते हैं जल लवण घोल, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। और सेकेंडरी प्रशीतक का बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए आइस प्लांट हो सकता है। आइस प्लांट में हम दो रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट अमोनिया के रूप में, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन नमक और पानी का घोल होता है और जिसमें 10% तक नमक को पानी के साथ मिलाया जाता है और मिलने के पश्चात जो घोल तैयार होता है उसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और ब्राइन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एवापोरेटर जो हमारा आइस प्लांट का है उसके चारों ओर कोइल्स होती हैं, जिसमें कि अमोनिया फ्लो होता है, वो एक एवापोरेटर की तरह कार्य करता है। और एवापोरेटर के अंदर पानी ब्राइन सॉल्यूशन हम डाल देते हैं और ब्राइन सॉल्यूशन के साथ जब हमें आइस फॉर्म करनी होती है तो आइस की केन्स हम ब्राइन सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। अब क्या होता है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारा अमोनिया है। जब चिल्ड अमोनिया हमारे एवापोरेटर में एंटर करता है या एवापोरेटर की कोइल के चारों तरफ घिरा रहता है या लिपटा हुआ रहता है, तो ये जो चिल्ड अमोनिया सॉल्यूशन है ये ब्राइन सॉल्यूशन से अपनी हीट को एब्जॉर्ब करता है और ये आगे कंप्रेसर में चला जाता है और ब्राइन सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। जब चिल्ड ठंडा ब्राइन सॉल्यूशन में केन डूबी होती है तो केन क्या होती है, केन में होता है हमारा फ्रेश वाटर, जिससे कि हमें आइस फॉर्म करनी होती है। तो ये आइस जो है इसकी हीट ब्राइन सॉल्यूशन ले लेता है और धीरे धीरे आइस फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्राइन सॉल्यूशन जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से क्या करता है, ठंडा होता है। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ब्राइन सॉल्यूशन को, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। और बाकी जितने भी वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसमें हम एक ही रेफ्रिजरेंट काम में लेते हैं, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम इसके दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगेन फिर प्राइमरी प्रशीतकों को हमें क्लासीफाई करना होगा और ये जो रेफ्रिजरेंट है ये 4 मेन कैटेगरी में विभाजित किए गए हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को। हेलो कार्बन प्रशीतक, एजियोट्रॉप या स्थिर क्वाथी प्रशीतक, अकार्बनिक प्रशीतक और हाइड्रोकार्बन प्रशीतक, ये 4 कैटेगरी है। इनको विस्तार से हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया, सबसे पहले रेफ्रिजरेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। देन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, एजियोट्रॉप्स रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट और हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। ये 4 कैटेगरी हमने बनाई है इसकी और इनका ही विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे हम। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये हमारे सिलेबस का यूनिट नंबर 3.2 है और ये है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इसमें हम विस्तार से प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। आज हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी को कैसे करें हम। तो व्यवहारिक रूप से ऐसा कोई प्रशीतक नहीं होता जिससे सभी परिचालित परिस्थितियों में उपयोग में लाया जा सके। अतः किसी विशेष उपयोग के लिए एक उपयुक्त प्रकार के प्रशीतक के चयन हेतु विभिन्न गुणधर्मों का ज्ञान आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य से प्रशीतकों के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्मों को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं और ये टोटल जो हमारा प्रॉपर्टीज और रेफ्रिजरेंट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 3 वर्ग मेन वर्ग है, इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी है तो वो एक कैटेगरी हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी, देन फिजिकल प्रॉपर्टी और एक अन्य मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़ को हम चौथी कैटेगरी में डालते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट के 4 सब क्लासिफिकेशन किए हैं और इन सब क्लासिफिकेशन को हमने
इस प्रकार हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसकी 4 कैटेगरी हमने बनाई है। एक होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़। 4 कैटेगरी हमने इनकी बनाई है और इस तरह से हम विस्तार से इन प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट में हमारे पास आती हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, कंडेंसर और इवेपोरेटर का प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो हमें ये देखना है कि रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है। तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट जो है प्रशीतक, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो ये होना चाहिए कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होना चाहिए। बॉइलिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर कहलाता है जिस पे कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। और इस टेबल में हमने डिफरेंट टाइप के बॉइलिंग टेम्परेचर दिखाए हुए हैं। फ्रीऑन 11 का 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग हो जाता है, 12 -29, 21 +9, 22 -41, R30 +39.8, इस तरह से टेबल दिखा रखी है। तो एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। अगला टेम्परेचर आता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, और इसे कहते हैं हिमांक या जमाव बिंदु। तो यह वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जमना शुरू हो जाए। द टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल और रेस्टिंग सब्सटेंस स्टार्ट्स फ्रीजिंग। तो ये है जिससे वह वाष्पित्र के प्रचालन तापमान पर जम न जाए। तो इसलिए फ्रीजिंग टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए कि जल्दी से फ्रीज हो जाए। तो ये तापमान कम से कम होना चाहिए जिससे कि इवेपोरेटर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट जाए तो लो टेम्परेचर पर वो फ्रीज ना हो जाए, इसलिए इसका तापमान न्यूनतम होना चाहिए। तो एक ये हिमांक टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये R11 के लिए -111 होता है, 12 के लिए 157 होता है, और 21 के लिए -135 होता है। तो -157, -135, -111 ये काफ़ी लो टेम्परेचर है, और इन टेम्परेचर पर जाकर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्रीज होता है, इसलिए ये टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है हिमांक टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये दूसरी प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है वाष्पित्र और संघनित्र का दाब, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे इवेपोरेटर में और कंडेंसर के अंदर जो हमारा दाब होना चाहिए वो हमेशा अधिक होना चाहिए। तो ये रेफ्रिजरेंट की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। देन अगली प्रॉपर्टी हमारी वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और किसी भी पदार्थ को फेज चेंज करने के लिए इस ऊष्मा का उपयोग करना होता है, इस ऊष्मा को एब्जॉर्ब करना होता है, तब जाके कोई पदार्थ या तो फेज चेंज करता है। तो ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ पर वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है वेपोराइज करने के लिए, रेफ्रिजरेंट को वेपोराइज करने के लिए जो गुप्त ऊष्मा होनी चाहिए उसका मान हमेशा अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक, मैक्सिमम होना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, जिससे कि वो बहुत जल्दी फेज चेंज ना करे और जल्दी से धीरे धीरे वो अपने मैक्सिमम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये सारे प्रशीतकों का मान इसमें दिया हुआ है। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी प्रशीतक का क्रांतिक तापमान वह उच्चतम तापमान है जहाँ तक उसे द्रव में संघनित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वाष्प का क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिससे ऊपर वाष्प को संघनित नहीं किया जा सकता, भले ही दाब कितना ही अधिक हो। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर ये जो है ये अधिक होना चाहिए एक प्रशीतक का, जिससे कि वो बेहतर तरीके से फेस को चेंज कर सके। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए। तो ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ थी। इसके पश्चात हम अगली प्रॉपर्टी जो है वो अध्ययन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और आज हमने सबसे पहले रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन देखा है, जिसमें हमने एक रेफ्रिजरेंट को 2 भागों में बांटा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। देन उसके पश्चात हमने प्राइमरी रेफ्रिजरेंट
के बारे में जाना, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में जाना, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के सब 4 क्लासिफिकेशन हमने देखे और उनका विस्तार से हम आगे अध्ययन करेंगे। और फिर उसके पश्चात हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। उन प्रॉपर्टीज़ को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मिसलेनियस प्रॉपर्टीज़। आज हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर और कंडेंसिंग एंड एवेपोरेटिंग प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये 5 प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। इनका अध्ययन किया है। एक रेफ्रिजरेंट में ये कितनी होनी चाहिए, कम अथवा अधिक कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में किया। अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।